जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस कोर्स का। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ये चीज़ें पता ही हैं, आपने एफएससी में की हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी ना समझ आए तो एफएससी का जो चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे आप लास्ट पे जाके इनको देख सकते हैं। चलें अब चलते हैं थोड़ा बीएस लेवल की तरफ और डिटेल के से इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का जिक्र है आपके कोर्स में, तो ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, जस्ट इसकी डेफिनेशन कि ये होती क्या है, इनका मकसद हम समझेंगे। बेटा, रिवर्स बड़ी गहरा ताल्लुक है इस रिवर्स के लफ्ज़ से। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस, वहीं से ये लफ्ज़ निकला है। अगर कोई प्रोसेस बेटा, लेट्स सपोज के एक प्रोसेस ना, एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से चल के ठीक है और भी बहुत सारे काम करता है और वापस उसी स्टेट पे आ जाता है। मतलब उसने जहाँ से चलना स्टार्ट किया है वापस घूम के उसी स्टेट पे आ जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। ये तो था रिवर्सिबल को समझने का एक मेथड। अब अपने हीट वाले कोर्स की तरफ रखते हैं कि हीट वाले कोर्स में इसका क्या मतलब है। हीट वाले कोर्स में इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी गैस को किसी कंटेनर में बंद करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई गैस थी, आपने उसको एक कंटेनर में बंद किया हुआ था, ठीक, और उसका जो पिस्टन था ऊपर लगाया हुआ था। अब इस गैस का कोई प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कोई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब चीज़ें गैस के साथ, और टेम्परेचर भी होगा। अब जब आप उस गैस के पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है। जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो उसके वॉल्यूम में क्या आती है? डिक्रीज़ आती है, कमी आती है। ये तो आपको पता है सारा, फोर प्रेशर की वजह से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमने अब इस सिस्टम में क्या पैदा कर दी हैं? चेंजिंग्स पैदा कर दी हैं, तब्दीलियाँ, ठीक है। जब हमने इस सिस्टम में चेंजिंग्स पैदा की हैं, तब्दीलियाँ पैदा की हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के मुताबिक जब हम इस फोर्स को हटाएंगे तो इस सिस्टम को अगेन अपना जो पहला इसका वॉल्यूम था उस वॉल्यूम के ऊपर वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। अगर तो ये काम अपनी वॉल्यूम जो है वापस अटेन कर लेता है, इस उस स्टेट में वापस जाने में कामयाब हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। अच्छा, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाता तो इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा, इस एक्सप्लेनेशन से आपको एक चीज़ पता चल गई कि कोई काम अगर हम करना शुरू करते हैं, ठीक है, और वो काम वापस घूम के उसी जगह पे वापस आ जाए, उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल। और अगर हम कोई काम करते हैं और वो वापस दोबारा पहले जैसा ना कर पाएँ, जब वो जो फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई थी, ठीक है, तो उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। बड़ा जनरल सा एक मेथड, एक फिनोमिना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बैलून है आपके पास, ठीक है, उस बैलून में आपने हवा भर दी है। जब आप उसमें हवा भर देंगे तो आप देखते हैं कि वो बैलून फूल जाता है, ठीक। अब पहले उस बैलून की शेप जो थी वो चिपटी सी थी, मतलब पिचका हुआ था। जैसे ही आपने हवा भरी तो वो थोड़ा सा गोलमोल सा हो गया। जैसे ही उस बैलून में से अब आप हवा को रिमूव करेंगे, आप देखेंगे कि वो बैलून अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ गया। तो ऐसे प्रोसेस जो काम करने के बाद, काफ़ी सारी चेंजिंग्स के बाद अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएँ, वो कहलाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, अब वही बैलून है आपके पास, आपने जहाँ पे पहले उसका मुंह पकड़ा हुआ था हवा के लिए, ठीक है, फूला हुआ है, आपने मुँह यहाँ पे उंगली रखी हुई है। अब आप ये उंगली नहीं हटाते बल्कि इस बैलून के किसी एरिया पे सुराख कर देते हैं सुई की मदद से, तो आप देखेंगे कि बैलून अब भी अपनी असल शक्ल में वापस आ गया। लेकिन इस बार आप दोबारा उस बैलून को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि बैलून ने अपनी शक्ल तो वही हासिल कर ली है पीछे वाली, लेकिन परफेक्टली वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस नहीं आ पाया। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल, कि काम किया, काम करने के बाद अपनी उस शक्ल में वापस नहीं आ पाया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर लिखी हुई है कि द प्रोसेस डेट आफ्टर डिफरेंट चेंजेस can retrace its original path to reach at its original state is called reversible process। वही सारी बातें उसने की हैं कि एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर आपने डिफरेंट चेंजिंग्स की हैं। उन डिफरेंट चेंजेस के नतीजे में उस सिस्टम ने जो काम किया वो तो किया, लेकिन जैसे ही वो चेंजिंग्स ख़त्म की हमने, वो सिस्टम अपनी असल हालत में वापस आ गया, रिवर्सिबल। अगर वो असल हालत में वापस नहीं आता तो इरिवर्सिबल। तो ये तो थी इसकी छोटी सी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की डेफिनेशन, इनको कर लीजिएगा एचआरके की बुक से, और कुछ नहीं है इनमें जानने वाला। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि इसमें कॉन्सेप्ट हैं दो तीन। तो थर्मोडाइनमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो मैं बस आपको एक इसके बारे में थोड़ा सा हिंट देता हूँ। बेटा, ये लॉ जो है ना, हमें नेचर के एक फिनोमिना के बारे में बताता है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता।
ये हमें नेचर के इस कानून के बारे में बताता है कि इस दुनिया में कोई भी काम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी हम काम करने बैठे हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास 100% नहीं आता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है। अच्छा, इसको अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके पास छोटे छोटे से लकड़ी के पीसीस हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। आपने उससे एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना है, लेट्स सपोज के इस साइज़ का बॉक्स। आप देखते हैं कि आपको उन लकड़ी के टुकड़ों को पहले बराबर के साइज़ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। उन बराबर के साइज़ को फिर कीलों की मदद से जोड़ के आप बॉक्स बना लेंगे। आपके सामने बॉक्स तो उन पीसीस के दरमियान से बेटा बन जाता है, ठीक है। मेरी मार्कर बॉक्स बन गया, लेकिन आप देखते हैं कि लकड़ी के कुछ टुकड़े जो हैं वापस पीछे बचे होते हैं। अब इस चीज़ का इससे क्या रिलेशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आपने ये याद रखना। अच्छा, अब बेटा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसको अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहली डेफिनेशन जो इसकी थी ना, वो केल्विन ने दी थी। अगर तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू हीट इंजन, किसके रिस्पेक्ट से स्टडी करें, हीट इंजन के रिस्पेक्ट से स्टडी करें, तो उसको हम कहेंगे केल्विन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उसको हम? केल्विन की स्टेटमेंट। मतलब केल्विन ने जो वर्क किया था सेकंड लॉ के ऊपर, उसने जिस चीज़ को रेफरेंस रखा था वो क्या थी? हीट इंजन। अच्छा, अब जिस तरह मैंने बॉक्स को समझाने की कोशिश की ना, वैसे ही केल्विन ने हीट इंजन की हेल्प से इस लॉ को समझाने की कोशिश की थी। सादा फहम लफ्ज़ों में ये चीज़ है। सेकंड लॉ अब केल्विन ने जो हमें बताया था, उसने कहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करें जिसको जितनी हीट, अब हीट इंजन होता क्या है बेटा? ऐसा इंजन जो हीट की हेल्प से चलता है। मतलब स्टीम इंजन्स होते थे पहले दौर में। अगर आप लोगों ने पुराने ज़माने की कोई फिल्म देखी हो कभी, हॉलीवुड की मूवीज़ में अक्सर अभी भी कोई पुराना शैडो उन्होंने यूज़ किया होता है ना, तो हीट इंजन्स होते हैं। आगे जो इंजन लगा होता है उसके अंदर से काले रंग का धुआं निकल रहा होता है। वो क्यों निकल रहा होता है? क्योंकि उसको हीट प्रोवाइड की जा रही होती है अंदर। अच्छा, ऐसा इंजन जो हीट की हेल्प से चलता है उसको हीट इंजन कहते हैं। इसका मतलब है कि उस इंजन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन है? हीट है, ठीक है। तो इसको हीट इंजन कहते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन ने हमें क्या बताया? उसने कहा कि यार अगर मैं किसी इंजन को 100% हीट देता हूँ ना, 100 जॉल हीट देता हूँ, तो ये 100 जॉल की 100 जॉल जो है ये वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। मतलब जितनी एनर्जी दी है वो मुकम्मल एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कितनी कन्वर्ट होगी? लेट्स सपोज कि 80 जॉल कन्वर्ट होती है और 20 जॉल क्या होती है? ज़ाया हो जाती है। ये ज़ाया हो जाना नेचुरल फिनोमिना है, ये इंसान के बस में नहीं है। ये केल्विन की स्टेटमेंट थी। मैं फिर बता देता हूँ। कहता है कि हम ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते कि जिसमें हम जितनी एनर्जी दें वो मुकम्मल की मुकम्मल एनर्जी उसके वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, चलें हीट इंजन की तरफ चलते हैं। हीट इंजन को समझने के लिए आप लोगों को जो चीज़ चाहिए, आप लोगों को दो टर्म्स समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो टर्म है बेटा वो है जी रेजरवायर। हॉट टेम्परेचर रेजरवायर या हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर। मतलब ऐसा कोई रेजरवायर है, ऐसा कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या है? हाई है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है। और ऐसा कोई रेजरवायर है, ऐसा कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या है? लो रेजरवायर पे। तो ये केल्विन की स्टेटमेंट में शामिल होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम मैंने बनाई पहले इसको समझते हैं। ये आपके पास लेट्स सपोज कि एक हीट का सोर्स है जिसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर रेजरवायर। मतलब जो भी आपका हीट इंजन है यहाँ से हीट हासिल कर रहा है और इसी हीट को वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब इंजन को रन करने में, इंजन चलेगा तभी बोगियाँ उसकी चलेंगी, उसके साथ तभी हम सफ़र कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ से जो हीट निकलती है उसको हम कह देते हैं क्यू एच। कैपिटल एच इसलिए कहा कि हीट का सोर्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये क्यू है। अब ये हीट जो है ये इस्तेमाल हो रही, किधर किधर इस्तेमाल हो रही? वर्क करने में। वर्क क्या कर रही है? उस इंजन को मूव करवा रही है एक जगह से दूसरी जगह। इस हीट का कुछ पार्ट जो है वो ज़ाया भी हो रहा है, और जो पार्ट ज़ाया हो रहा है वो किस रेजरवायर की तरफ जाएगा? लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। ऐसा रेजरवायर जिसका टेम्परेचर कम था। हम एफएससी में इसको कहते हैं सोर्स, और जहाँ पे हीट ज़ाया हो रही होती है उसको हम कहते हैं सिंक। ये वाली टर्म्स एफएससी में आपने यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि हम थोड़ी सी चीज़ों को एलिब्रेट करके पढ़ेंगे। तो बेटा केल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक जो हम इंजन्स देखते हैं अपनी आम ज़िंदगी में, उसमें जो हीट उस इंजन को मिलती है वो मुकम्मल की मुकम्मल जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है? ज़ाया हो जाता है। ये वाली डायग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इस डायग्राम की तरफ जाते हैं। कहता है लेट्स सपोज कि अगर ऐसा हो जाए कि जितनी हीट हम दें उस इंजन को
वो तमाम की तमाम उस काम करने में इस्तेमाल हो जाए तो ऐसे इंजन को हम कहेंगे परफेक्ट। ठीक है, ऐसे इंजन को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट। मैं फिर बेटा रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई इंजन को जितना हम हीट दे रहे हैं वो उस मुकम्मल हीट को बगैर कोई भी उसका हिस्सा ज़ाया किए वर्क में कन्वर्ट कर दे तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट, मतलब आइडियल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये था केल्विन की स्टेटमेंट का रूल। ठीक है, ये था सेकंड लॉ का फर्स्ट पहलू। और ये बॉक्स की मैंने बात की थी बेटा, देखें यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हुई बॉक्स को बनाने में और उसके जो पीसीस छोटे से बच गए। अब लेट्स सपोज कि ये एनर्जी थी वही 100 जूल की और ये बॉक्स जो है ये 80 का है, तो 20 कहाँ गई? 20 के ये पीसीस नहीं पड़े हुए, मतलब 100 जो है मुकम्मल 100 में कन्वर्ट नहीं हुआ, 180 में कन्वर्ट हुआ है और 20 जो है वो क्या हो गया? ज़ाया हो गया है। मैं जितनी का एक्सप्लेनेशन इसकी दे सकता था मैंने आपको दी है, इससे ज़्यादा भी अगर आप कहेंगे तो फिर कभी किसी और लेक्चर में दे दूँगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट, अब ये एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी मर्ज़ी से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की। जिस चीज़ को रेफरेंस रखा था उस चीज़ का क्या नाम था बेटा? अच्छा चलें, आप तो सच रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, हीट इंजन। ठीक है, इसको हीट इंजन कहते हैं जिसको इसने रेफरेंस रखा था, जिसकी स्टडी केल्विन ने की थी। अब इसी सेकंड लॉ को हम स्टडी करेंगे क्लॉसियस के मुताबिक। क्लॉसियस ने जो यहाँ पे चीज़ रेफरेंस रखी है, इसने रखी है रेफ्रिजरेटर। इसने क्या रेफरेंस रखा है बेटा? रेफ्रिजरेटर, आपके घरों में यूज़ होने वाली फ्रीज़र्स। ठीक है, इसने इस बेस पे उसने कहा कि चलें ये तो हीट होगी जी, हीट प्रोवाइड की है और आपने वर्क में कन्वर्ट कर दी। अब जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी एक छोटा सा बॉक्स होता है रेफ्रिजरेटर लेट्स सपोज, यहाँ पे अंदर जितनी भी हीट मौजूद होती है ना, उनका क्या काम होता है? उस हीट को बाहर निकाल के इस जगह को क्या रखना? ठंडा रखना। ये रेफ्रिजरेटर का काम है। इसका मतलब है कि अगर हम सेकंड स्टेट लॉ को क्लॉसिस के मुताबिक स्टेट करेंगे तो ये कहलाएगी क्लॉसिस स्टेटमेंट। क्लॉसिस के मुताबिक क्या है कि हीट जो है कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कहता है अगर हमारे पास एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है, अब हमने रेफ्रिजरेटर के मुताबिक कोल्ड बॉडी जो है हमने इसको और ज़्यादा सर्द करना है, इसको और ज़्यादा ठंडा करना है, तो हीट ने फ्लो करना है हॉट बॉडी की तरफ। रेफ्रिजरेटर का काम ही ये है ना। अगर तो हम रेफ्रिजरेटर नहीं यूज़ करते तो फिर आपको अंडरस्टूडली पता है कि हीट जो है हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी, इसको भी गर्म कर देगी। अगर हम कर क्या रहे हैं, हम उस जगह को मज़ीद ठंडा कर रहे हैं और मज़ीद ठंडा करने के लिए हमें बाहर से कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। ये वाली जो लाइन है ये बाहर के वर्क को शो करती है। अच्छा, तो क्लोसिस के मुताबिक ये था कि ये वाली जो हीट है ये मुकम्मल तौर के ऊपर हम यहाँ पे बग़ैर बाहर से काम किए नहीं निकाल सकते। इसका कहने का मकसद ये था कि बाहर से कोई ना कोई वर्क भी इसके अंदर शामिल होगा कि इस लो टेम्परेचर से, इस वाले जो रिजर्वायर से आप हीट निकाल के हाई टेम्परेचर की तरफ भेजें। ठीक, यहाँ अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इल्म रखा होगा, आपको डिफ्यूजन का प्रोसेस पता होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है? ज़्यादा मिकदार की तरफ से चीज़ जाती है लो मिकदार की तरफ। ठीक है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। अगर हमने उसी डिफ्यूजन के प्रोसेस को रिवर्स करना हो, मतलब कम मिकदार वाली जगह से ज़्यादा की तरफ शिफ्ट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी लगानी पड़ती है। या इसकी और ज़्यादा सिंपल मिसाल दूँ तो बेटा पंप आपके घरों में जो लगे हुए हैं, अगर तो किसी पहाड़ के ऊपर से देखें तो पानी अपने आप गिरता है, तब तो कोई पंप नहीं लगा। लेकिन अगर वही पानी हमने उस पहाड़ के ऊपर खींचना है नीचे ज़मीन की तरफ से, तो हमें पंप्स यूज़ करने पड़ते हैं, हमें बाहर से वर्क करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर की पहले ही कमी है, हमने अब और जो हीट इसमें इंक्लूड हुई है उसको हमने निकाल के बाहर निकालना है। तो उस हीट को हम बगैर बाहर से किसी कंपोनेंट के निकाल नहीं सकते, बगैर बाहर किसी वर्क के निकाल नहीं सकते अगर। अच्छा, ये तो थी जी रियल लाइफ की। अब आइडियल लाइफ की देख लेते हैं। कहता है अगर कोई ऐसा काम कर भी लें हम कि जो कोल्ड टेम्परेचर का रिजर्वायर था इससे मुकम्मल हीट निकालें और हॉट की तरफ अपने आप ही निकली जाए, तो रेफ्रिजरेटर्स का तो काम ही ख़त्म हो गया। ये जो डोलन स्पेल की कंपनी है जो 1.5-2 लाख की फ्रीज़र्स सेल करती हैं शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है, और घरेलू इस्तेमाल के लिए 50-60 हज़ार की, तो उनका तो फिर कारोबार ही बंद हो जाएगा। तो क्लोसिस ने अपनी स्टेटमेंट अपने हिसाब से दी। इसने हमें जस्ट ये बताने की कोशिश की कि ऐसा कोई, अगर हम किसी जगह पे कूलिंग करना चाहते हैं ना, मतलब किसी कमरे में, तो हमें कोई ना कोई कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। लाइक अभी इस रूम में मैं बैठा हूँ तो एसी चल रहा है, ठीक है, तो वो जो एसी चल रहा है ना वो एक कंपोनेंट है इस रूम को ठंडा रखने का। अब उस एसी के अंदर से तो ठंडी हवा आती है, ठीक, उसमें रेफ्रिजरेटर का रोल कौन अदा करता है? इस एसी का कंडीशनर जो ऊपर लगा हुआ है। खैर वो आपको कंफ्यूज करेगा चीज़ें, आपने बस समझना ये है कि अगर हमने कम वाली जगह से ज़्यादा वाली जगह की तरफ हीट को मूव करवाना है तो हमें तब भी वर्क करना पड़ता है, और अगर हमने ज़्यादा वाली जगह से हीट इस्तेमाल कर रहे हैं किसी इंजन में तो वो मुकम्मल परफेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रही, उसका कुछ पार्ट ज़ाया भी हो रहा है।
तो ये था बेटा आपका छोटे से लॉज। इनको आप एक बार MBD की बुक से देख लीजिएगा। 2 मिनट में MBD की बुक ही ले लूँ। पेज नंबर बेटा आपका एक सेकंड बता देते हैं, क्या पेज है जी, चैप्टर, हाँ ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल को पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको ना बेशक रीड कीजिए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं तो ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट एक्सट्रैक्ट्स हीट्स फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड कन्वर्ट्स ऑल ऑफ इट इनटू द मैकेनिकल। कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे हीट लें और वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दें। इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है, ये जो सिंक मैंने आपको बताया था लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इसमें ज़ाया हो जाता है। 1 2 3 स्टेटमेंट्स इसकी लिखी हैं। यहाँ इसके एक और ये मैं आपको बताना भूल गया बेटा, कोई भी दुनिया में ऐसा इंजन है ही नहीं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, कि उसने जितनी हीट ली है वो तमाम के तमाम कन्वर्ट कर रहा हो, ऐसा इंजन ही नहीं मौजूद। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये क्लॉसिस स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लीजिएगा, ये आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो गए। अल्लाह हाफिज़ बेटा।